हमने आपने बातचीत भी की थी कि एक जातिगत राजनीति है, एक हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति है। राजनीति तो ऐसे ही चल रही है, पूरी दुनिया में ऐसी ही चल रही है। इसमें सही गलत के आकलन में हम जाएंगे, एक आदर्श उसमें जाएंगे तो वो एक बहुत अलग डिबेट हो जाएगी। और इसमें ये कितना सही है कितना गलत, ये सभी कर रहे हैं इस देश में। और सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं के मन पर इसका क्या असर पड़ता है। अंदाज़ा है हमें कि 45 करोड़ लोग आएंगे, तो 45 करोड़ लोग आने के लिए क्या हमारी ट्रेनों में उतनी जगह है? क्या हम उनको समाहित कर पाएंगे? महाकुंभ के क्या राजनीतिक फायदे हैं, पहली चीज़। दूसरा, महाकुंभ अव्यवस्था, अब इसमें कितना नफा कितना नुकसान, क्या विपक्ष इसकी अव्यवस्था को इनकैश कर? महाकुंभ के क्या राजनीतिक फायदे हैं, पहली चीज़। दूसरा, महाकुंभ अव्यवस्था, अब इसमें कितना नफा कितना नुकसान, क्या विपक्ष इसकी अव्यवस्था को इनकैश कर सकता है या भारतीय जनता पार्टी इसकी सक्सेस को? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज बात करने जा रहे हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से शुरू है और लगातार जारी है। 26 फरवरी तक ये चलेगा। महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा और इसको लेकर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं और इस पर सियासत भी चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसमें बिहार के भी कुछ लोगों की मौत हुई है और इसको लेकर भी सियासत हो रही है। और जाहिर सी बात है, विपक्ष जिस तरह से महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, वहां की तैयारियों को लेकर या इस तरह की घटनाओं को लेकर, तो बिहार के चुनाव में भी क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी जुड़े हुए हैं। उन्हीं से सीधे चर्चा करते हैं कि महाकुंभ के दौरान आप वहां गए भी थे, अमृत स्नान का जो दौर चल रहा था उस समय भी आप वहां थे, वहां की व्यवस्थाओं को देखा, आयोजन को देखा और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो आरोप लगाया जा रहा है, जैसे ममता बनर्जी ने भी कहा कि मृत्यु कुंभ है, प्लानिंग नहीं थी, सियासत भी इस पर हो रही है, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? देखिए, ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा उस पर तो हम लोग एक अलग से पूरी चर्चा ही कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन जो आपने बिहार से शुरुआत की है और बिहार चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ को पहले तो जो इस बातचीत का एक तरह से भूमिका होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि महाकुंभ के क्या राजनीतिक फायदे हैं, पहली चीज़। दूसरा, महाकुंभ अव्यवस्था, अब इसमें कितना नफा कितना नुकसान, क्या विपक्ष इसकी अव्यवस्था को इनकैश कर सकता है या भारतीय जनता पार्टी इसकी सक्सेस को? अब सक्सेस जैसे ही बोलते हैं तो कई लोगों को ये घटनाएं याद आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगभग सबसे ज़्यादा मौका मिला कि मैं वहाँ कुंभ में रहूं। तीनों अमृत स्नान मैंने किए। वैसे 6 स्नान होते हैं, 3 विशेष स्नान होते हैं, 3 अमृत स्नान होते हैं। उन तीनों अमृत स्नान और पहले स्नान के दौरान मैं वहाँ पर मौजूद रहा। दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी संगम नोज पर, मैं संगम नोज पर ही मौजूद था, उस क्षण भी मौजूद था जब ये घटना हुई थी। और मुझे ये पता है कि वहाँ हालात किस तरह के बने हुए हैं। आज भी, अभी भी आप जाएंगे तो कंधे से कंधे छिलते हुए लोग निकल रहे हैं। ज़रा सा जहाँ पर कहीं पर आप ये देखिए बॉटल नेक बन गया, यानी कि लोग चले आ रहे हैं सड़क से और कोई छोटी सी जगह कोई बैरिकेटिंग लगी है या कहीं पर जाकर पूरी भीड़ मर्ज हो रही है, तो वहाँ पर क्या हालात बनेंगे। संगम नोज या किसी भी घाट पर इसी तरह की स्थितियाँ बनती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि जब ये कह ही दिया गया कि 45 करोड़ लोग आएंगे, हालांकि वो आंकड़ा 55 करोड़ के पार हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर अंदाज़ा है हमें कि 45 करोड़ लोग आएंगे, तो 45 करोड़ लोग आने के लिए क्या हमारी ट्रेनों में उतनी जगह है? क्या हम उनको समाहित कर पाएंगे? क्या, जिसको श्रद्धालु मैनेजमेंट कहा गया, जिसको हमारी साइकोलॉजी में क्राउड मैनेजमेंट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट शब्द को सस्ता आंका गया और कहा गया कि नहीं, इसको हम क्राउड नहीं कहते, हम इनको श्रद्धालु मैनेजमेंट कहते हैं। तो श्रद्धालु मैनेजमेंट कह लीजिए, क्राउड मैनेजमेंट कह लीजिए, उसके लिए हम कितने तैयार थे, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका विश्लेषण होगा। महाकुंभ सफल या असफल, पहली चीज़, ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, ये अद्भुत है
और इतना बड़ा आयोजन भारत के अलावा कहीं नहीं हो सकता था। और ये जो आयोजन कर दिया, इसमें जो घटनाएं हुई हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना, संगम नोज की घटना, कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, ऐसा नहीं ये तो कुछ बड़ी घटनाएं थी, लेकिन छुटपुट घटनाएं और भी हुई हैं। इन सब घटनाओं को भी समाहित कर ले तो ये जो लगभग 2 महीने के आसपास चलने वाला महाकुंभ का समय रहा है, इस महाकुंभ में जो मैनेजमेंट इतनी बड़ी तादाद में भीड़ के लिए किया गया वो अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लगे रहे, मॉनिटरिंग रूम में बैठे रहे, जब जब अमृत स्नान का दौर था उस समय पर खुद मॉनिटर करते रहे, वो तमाम कैमरों को देखते रहे कि कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, क्यों गड़बड़ी होती है। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर श्रद्धालु मैनेजमेंट की कोशिशें की गई। अब ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि सरकार की नीयत इस आयोजन को लेकर बहुत स्पष्ट थी कि ये सफल हो। अब आ जाइए इसके राजनीतिक पहलू पर। ये तो हो गई बात कि असफलता असफलता का आकलन हम कैसे करते हैं, और इसको ऐसे ही 2 पहलुओं पर आकलन। चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, बिहार में भी चुनाव होने वाला है। हम एक्चुअली जब भी महाकुंभ की बात करते हैं तो एकदम मिक्स कर देते हैं दोनों चीज। महाकुंभ को एक आयोजन के तौर पर अलग रखा जाना चाहिए, अब इसके राजनीतिक पहलुओं को अलग से इसका आकलन किया जाना चाहिए। तो जहां तक इसका आध्यात्मिक पहलू है वो तो हम जानते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐसा थोड़ी कि महाकुंभ में भीड़ नहीं होती थी। हाँ, इस बार ज्यादा हुई है, प्रचार ज्यादा हुआ है लोगों में। मैं अभी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है लोगों को कि अगर कुंभ नहीं गए तो समझ लो कुछ मिस कर गए। ये इस तरह का मनोभाव आ गया है सभी लोगों में। तो वो तमाम खबरें सुनने के बावजूद भी उतने ही उत्साहित हैं, वो जाना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है। इसको इस जागृति को लाने वाला या फिर इस तरह के अनुभव को पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार रही। उन्होंने इसका प्रयास किया। हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी पहले से कह रहे थे, अब इसका धीरे धीरे डाइवर्ट होकर हम राजनीतिक पहलू की तरफ आ रहे हैं। जब आप राजनीतिक पहलुओं को एनालाइज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति और पृष्ठभूमि हिंदुत्व की राजनीति पर है, वो मुखर तौर पर चलते हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण आपको यूं भी मिलते हैं, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, फिर वो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट जैसे जैसे इधर पोलराइज हो रहे हैं, इधर हिंदू वोट पोलराइज हो। आपने बातचीत भी की थी कि एक जातिगत राजनीति है, एक हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति है। राजनीति तो ऐसे ही चल रही है, पूरी दुनिया में ऐसी ही चल रही है। इसमें सही गलत के आकलन में हम जाएंगे, एक आदर्श उसमें जाएंगे तो वो एक बहुत अलग डिबेट हो जाएगी। और इसमें ये कितना सही है कितना गलत, ये सभी कर रहे हैं इस देश में। और सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं के मन पर इसका क्या असर पड़ता है, उन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमने क्राउड मैनेजमेंट की बात की, ऐसे ही क्राउड साइकोलॉजी भी होती है। और क्राउड साइकोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि कोई एक विचार होता है, कोई एक बात होती है जो सबको एक दिशा में लेकर चल पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बखूबी समझा है। वो महाराष्ट्र इलेक्शन में इसका जलवा भी देख चुके हैं। आपने देखा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे जब सामने आए थे तो आश्चर्य हुआ था थोड़ा सा कि ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खुल के अब एकदम होता है ना, बल्ला घुमाए जा रहे हैं, गेंद लपेटे में आ गई तो आ गई टाइप का मामला था। हाँ, बाउंड्री पार है और हिट विकेट भी हो जाता है, कई बार गड़बड़ा भी जाता है मामला, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री के पार हो गई बॉल। तो भारतीय जनता पार्टी को ये तो समझ में आ गया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आपको याद होगा 92 के समय से ये जो चीज़ें शुरू हुई थी, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो लाइन पकड़ी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, महाकुंभ का आयोजन, एक्चुअली उनकी जो राजनीतिक सोच है, जिस हिंदुत्व की राजनीति वो कर रहे हैं, सनातन की बात वो कर रहे हैं, उसको बहुत जेल करता है। वहाँ से वो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, करते करते गर्व से कहो हम सनातनी हैं। पर बाला साहब ठाकरे की जो लाइन रही, ऐसे तो स्वामी विवेकानंद को भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद इसको जब बोलते थे तो वो आज भी हम लोग कोई देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ जाके नहीं बोल सकती, क्योंकि उनका कद उतना बड़ा हो गया। लेकिन ये बातें वो खुद कहते रहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। वो सनातन के विषय में जितनी बात कह चुके हैं, जितना कुछ लिख चुके हैं, उसको पढ़िए। हालांकि जब राजनीतिक रूप से आते हैं तो उनके विचार, वो जो वेदांत की बात करते हुए विचार रखते हैं और आज जो हम विचार देखते हैं उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन हिंदुत्व की बात वो भी करते थे। आज जो हिंदुत्व की बात हो रही है वो वोटों के लिहाज से हो रही है, और इसमें हम जानते हैं कि जब वोटों की राजनीति होती है तो बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। तो आप देखते होंगे कि कभी एकदम से रॉकेट की तरह उड़ान भरता है हिंदुत्व का मुद्दा, फिर धीरे से साधा जाता है, इसको थोड़ा सा डाउन किया जाता है, थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है, कुछ राज्यों में खुलकर खेला जाता है, कुछ राज्यों में बिल्कुल शांत रहा जाता है कि नहीं यहाँ पर इसका कोई। दिल्ली चुनाव में देखिए आप, कौन सा हिंदू कटेंगे तो बिहार के चुनाव में भी कुछ असर होगा क्या? क्योंकि एक तो यह है कि जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसमें बिहार के लोग
भी उसमें अच्छा, मारे गए। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, बिहार मुझसे ज्यादा आनंद जी जानते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति को भी जानते हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं आनंद जी खुद भी। तो बिहार की राजनीति जब आप जानते हैं तो आपको पता है कि वहां पर ये हिंदू मुसलमान वाली जो वोटों के पोलराइज, मैंने जैसे कहा कि कहीं पर चलता है कहीं पर नहीं चलता, लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार में खूब चलता है, खूब जम के चल। बिहार में जातिगत समीकरण वाला, जिस पर हम पहले बात कर रहे थे, वो भी खूब चलता है। तो बिहार में हिंदू एक होना जरूरी है। वो जातियों में अगर टूटा तो ये बीजेपी के लिए नुकसान की बात है। हालांकि बीजेपी जिस रथ पर सवार है, आप देखिए क्लियरली बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट्स क्या हैं। सरकार में रहते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई छाप उन पर नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की छाप आएगी तो किस पे आएगी? नीतीश कुमार पर आती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी के साथ ने नीतीश कुमार की भी बल्ले बल्ले करवा दी। उनको ज्यादा बड़ा फायदा हो गया। आज ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गए, और ये हुआ बीजेपी के सपोर्ट से। ये वही नीतीश कुमार है जिनका ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा था। प्रशांत किशोर जैसे लोग जब सामने आए, प्रशांत किशोर ने तो अपनी भविष्यवाणियां कर दी कि अभी देखेंगे आप बहुत, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां भी अब गड़बड़ाने लगी है। क्यों? क्योंकि अब वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। अब वो धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल, अब तो क्या धीरे धीरे क्या, पूरी तरह से खुल के पार्टी गठित कर ली है उन्होंने। और अब उनका आकलन जो होता है वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से भी चलता है। हालांकि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने उनके काम पर बनाई हैं, और उनसे भी कई बार इस बारे में बातचीत होती रही। तो मुझे लगता है कि आपने जब बिहार की राजनीति की बात करी तो बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर आ गए हैं। मैं एक एक करके बहुत फास्ट आपको बता देता हूं कि 3-4 फैक्टर्स जो बड़े बड़े काम करने वाले। पहले तो वहां पर मल्टीपल पार्टीज का होना। ऐसा नहीं कि सीधे कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुकाबला। ये जैसे महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र से आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे थे 3 धड़े इधर, 3 धड़े इधर, और छोटे छोटे धड़े और बहुत सारे थे कि छोटी मोटी पार्टियां हैं, लेकिन 6 बड़ी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी। अब इधर आइए तो यहाँ पर एनडीए जो है उसको हम जेडीयू और बीजेपी तक सीमित मानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उसमें हम भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, और भी कई राजनीतिक दल हैं जिनको मिलाकर ये सारी चीजें बनाई थी। तो विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति। और उधर अगर आप देखें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में किस तरह का गठबंधन होता है, सीटों का क्या बंटवारा होता है। हालांकि मेरा ऐसा आकलन है, मानना है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी। कांग्रेस के पास में कोई वजह नहीं है कि वो दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी के सामने जैसे सीना तान के खड़ी हुई, वैसे आरजेडी के सामने खड़ी होगी। ये सारे समीकरण सबसे पहली चीज है। इन समीकरणों पर कौन कितना खरा उतरता, और फिलहाल की स्थितियां ये लगती है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक चला तो बीजेपी नीत एनडीए या नीतीश कुमार नीत एनडीए जो है वहां पर बिहार में लीड बना सकता है इस मामले में। ये दूसरा मामला जो आपने उठाया, महाकुंभ का इम्पैक्ट। महाकुंभ का सीधा इम्पैक्ट क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी एक आयोजन की तरह किया जाए, एक आयोजन तो ये भी है कि आयोजन हो रहा है, व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से प्रचारित किया गया, ये बात बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब की दिलचस्पी इसमें भी रही कि एक बड़े आयोजन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आयोजन के तौर पर भी सामने आए, और उसको रखने में अभी तक कामयाब रहे हैं। इसको रखने से आपने देखा कि जो मैंने बात आपसे कही कि सभी लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर कुंभ नहीं गए तो कुछ नहीं किया, ये भाव आ गया। और बिहार के लोगों में भी बहुत आया, बड़ी तादाद में बिहार से लोग आ रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनों की तस्वीरों का सवाल है, भीड़ भाड़ का सवाल है, बिहार जो है, बिहार के लोग इसके आदी हो चुके हैं। बिहार में ऐसा नहीं कि ये चुनौती पहले से नहीं है। ट्रेनों वाली चुनौती हो, रिजर्वेशन वाले डब्बे में घुसने वाली चुनौती हो, या लोगों की भीड़ की चुनौती हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान भी देखे बहुत। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा एक विषय, मैं तो कहूंगा कि आप इस पे एक चर्चा बीपीएससी स्टूडेंट्स पर अलग से करना, क्योंकि वो एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि कोई जन आंदोलन को खड़ा करना, ये भी चुनाव को इम्पैक्ट करता है। लेकिन मैंने आपको एक पॉलिटिकल पार्टीज का जो गठबंधन होगा उसके आधार पर भी बिहार में बहुत कुछ तय होगा, वो प्राइमरी है। लेकिन सेकेंडरी आप ये मान सकते हैं कि हिंदुत्व की जो जागृति है, अब इसको चुनाव में कैसे एंगेज, क्योंकि थोड़ा समय है अभी चुनाव में, और कुंभ और चुनाव के बीच में भी काफी समय रहेगा। कोई ऐसा इमीडिएट इम्पैक्ट ये नहीं होता कि या तो अभी चल रहा हो, जैसे आप दिल्ली चुनाव पर इसका इम्पैक्ट का कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर उस तरह की राजनीति नहीं थी तो हमने कभी बात नहीं की। लेकिन महाकुंभ खत्म होगा महाशिवरात्रि पे 26 फरवरी को, उसके बाद से लेके बिहार चुनाव जो शायद सितंबर अक्टूबर जब भी तारीख आती है तब होगा। इतने लंबे गैप में इसका इम्पैक्ट बचा रहेगा, ये कोई हाँ, हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। संघ जमीन पर उतरकर कैसे काम करता है, जैसे हरियाणा में, दिल्ली में, अन्य चुनाव में संघ एक्टिव दिखाई दिया, वो कैसे काम करता है, इसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। और ये स्पष्ट कर चुकी है बीजेपी कि हम किसके चेहरे पर लड़ेंगे, हम नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे।
नेतृत्व में तो खैर एकनाथ शिंदे के भी लड़े महाराष्ट्र में, फिर बाद में जब सीटें आती हैं तो उसके बाद समीकरण होता है। लेकिन केंद्र की राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि अगर नीतीश कुमार थोड़े कम पर भी आते हैं तो यहाँ उनकी स्थिति एकनाथ शिंदे जैसी नहीं, यहाँ पर वो ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे। केंद्र की सियासत से छेड़छाड़ नहीं होने देना चाहते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमाल ही कर दिया, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि पूर्ण बहुमत अपने दम पर आ गया, या उसी तरह की कोई स्थिति जो महाराष्ट्र में बनी वो बन गई, तो कहना बड़ा मुश्किल है, ऐसी भी कोई स्थिति बन सकती है। खैर, इस सब के बीच में ये बात बहुत स्पष्ट है कि महाकुंभ का सीधा सीधा इम्पैक्ट आप नहीं कह सकते कि बिहार चुनाव पर पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुत्व के जन जागरण का या हिंदुत्व की राजनीति का इम्पैक्ट हमेशा बिहार की राजनीति पर, वहां के मतदाता पर पड़ता है, और अगर इस ट्रैक्शन को बीजेपी बनाए रखती है तो बहुत मुमकिन है कि आगे बढ़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार की राजनीति करने का तरीका अलग रहा है, बीजेपी से अलग रहा है। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी, वो तो खैर अब एक अलग समीकरण हो गया, लेकिन एक समय पर एक मंच साझा नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं में भी उनकी गहरी पैठ रही है। अब उनकी सोच भी बदली है और अब देखना होगा कि वो कितने रंग में रंगे हैं बीजेपी के, और इस राजनीति को, यानी हिंदुत्व की राजनीति को अपने लिए कितने फायदे का मानते। जैसे अरविंद केजरीवाल को आपने देखा, धीरे धीरे वो आ गए थे, वो हिंदुत्व की राजनीति की तरफ धीरे धीरे आने लग गए थे, सॉफ्ट हिंदुत्व जो का। मुझे लगता है नीतीश कुमार उस दिशा में आए हैं, तो संगत का असर होता है और उन्होंने देखा भी कि फायदा तो यही है। आरजेडी की बार बार कह भी रहे हैं, अलबत्ता आरजेडी की आप देख रहे हैं राजनीति बिल्कुल अलग है। वो मुस्लिम, वो वैसे ही है जैसे अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में चलती है। बीजेपी को इससे, ये विन विन सिचुएशन है, बीजेपी को इससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बीजेपी ऐसा मान के चलती है कि मुस्लिम मतदाता नहीं आ रहा है। हाँ, वो मुस्लिम महिला मतदाताओं के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि मुस्लिम महिला मतदाता जो हैं, क्योंकि हम हितों की बात करते हैं, महिलाओं के हितों की बात करते हैं, तो वो हमारी तरफ आती है। तो ये बिहार का मुझे लगता है लब्बो लुभाव है। आपका जो सवाल था कि महाकुंभ का कितना इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा गैप रहेगा, सीधा सीधा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति का इम्पैक्ट निश्चित तौर पर बिहार में होगा। चलिए, इसी नोट के साथ इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं कि समय है अभी, महाकुंभ 26 को समापन होगा और सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होगा, और ऐसे में उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हिंदू धारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो बिहार में आगे बढ़ना ही चाहेगी। शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भारत एक्सप्रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।